इमेजिन करें कि आप एक बोट पर अपनी फैमिली के साथ नीले समुद्र में छुट्टियां गुजारने गए हैं। चारों तरफ दूर दूर तक पानी फैला हुआ है और सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता हो, लेकिन तभी एक लम्हे में सब कुछ बदल जाए। अचानक समुद्र का पानी कहीं गायब हो जाए और आप समुद्र के नीचे की वीरान जमीन पर फंस जाएं। ऐसे में आपके दिमाग में कई सवाल आएंगे। आखिर समुद्र का सारा पानी कहाँ गया? क्या ये पानी दोबारा वापस आएगा? तो चलिए ये सभी सवालों के जवाब जानते हैं इस फिल्म से, जो आपको सांस रोकने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने बेटे ईथन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समंदर के बीच में आए होते हैं। ये कैरेबियन सी था, पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। ईथन की मॉम ओलिविया समंदर में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है, जबकि ईथन और उसके फादर रायन फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी यहाँ पर ओलिविया को अचानक से समंदर में ऐसा फील होता है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वो इस बारे में देखती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन तभी अचानक कोई उसे समंदर के नीचे खींच लेता है। साथ ही उनकी बोट पर जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वे भी कुछ अनयूजुअल सा बिहेव करने लगते हैं। ईथन और रायन इस चीज पर ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि वे फिशिंग करने में बिजी थे। डूबती हुई ओलिविया खुद को बचाने के साथ साथ रायन को बहुत सारी आवाजें लगाती है, लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पर ओलिविया को फील होता है कि समंदर का पानी पीछे की तरफ जा रहा है, और साथ ही वो खुद भी। अब रायन भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। वो ओलिविया को देख लेता है और इसीलिए उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। वहीं ईथन बोट का इंजन स्टार्ट करके उन्हें उनके पास ले जाता है। अब रायन ओलिविया को डूबने से बचा लेता है और इसके बाद ईथन और मेडिसन उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं। इस तरह से ओलिविया की जान बच पाती है। बोट पर रायन अपनी बेटी मेडिसन पर गुस्सा करता है। वो कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हें पता है ना कि जो भी स्विमिंग के लिए जाएगा उस पर कोई एक शख्स ध्यान रखेगा, तो तुमने ये नियम क्यों तोड़ा? अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो जाता तो क्या होता? मेडिसन भी इस बात के लिए गिल्टी थी, लेकिन उसके सॉरी कहने पर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसके बाद वो अपने बेटे ईथन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पर मेडिसन के बॉयफ्रेंड की उसे कॉल आ जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर मेडिसन थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये लोग सेफ जगह पर तो नहीं थे। ये बात वो जाकर अपने मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी वेल्स और शार्क इनकी बोट के आसपास मंडरा रही हैं, और रायन जानता था कि वेल या शार्क ऐसा किसी बड़े भयानक तूफान के आने से पहले ही करती हैं। अब आने वाले भयानक तूफान का अंदाजा तो हो ही चुका था, लेकिन इससे पहले इन्हें इन शार्क से निपटना था। लेकिन तभी इसी दौरान इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए रायन नीचे पानी में जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब रायन वापस आता है तो वो बुरी तरह से जख्मी होता है, और ये देखकर ओलिविया उसके जख्मों पर स्टिचेस लगाती है। यहाँ पर रायन अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए उस डेंट की वजह से हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे, और अब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि ये किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन सिग्नल भी नहीं थे। इनकी बोट का कम्युनिकेशन कोई भी सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। इस मुश्किल वक्त में रायन अपने खाने पीने का सामान चेक करता है। उनके पास सिर्फ 4 दिन तक पीने का पानी था और कुछ भी नहीं, लेकिन तसल्ली उन्हें इस बात की थी कि ये लोग एक शिपिंग रूट पर थे और यहाँ से कोई न कोई शिप इन्हें गुजरते हुए देख लेगा। अब इन्हीं बातों के दौरान उन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा उल्कापिंड मेट्रॉइड उन्हीं की तरफ आ रहा था। वो उनकी शिप से टकरा सकता था, और उससे बचने के लिए रायन जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है। लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी, और ऐसा ही होता है। उनकी बोट का इंजन बर्बाद हो गया और दूसरा उल्कापिंड भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे, इसलिए ये बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। इसके बाद इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो ये लोग पाते हैं कि ये लोग जिंदा थे। हालांकि इन्हें चोटें जरूर आई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब इनकी बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब ये पूरा परिवार अपनी बोट से बाहर आकर देखता है तो ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। इनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थी, और इनकी बोट एक पथरीले पहाड़ जैसे इलाके में थी, जैसे ये लोग किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां कल रात तक पानी था, वो जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। अब रायन जल्दी से अपना कंपास निकालता है और दिशा देखने लगता है, और वो समझ जाता है कि जरूर जमीन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जमीन के पोल बदल गए हैं। उत्तरी ध्रुव की जगह दक्षिणी ध्रुव आ गया था, जबकि दक्षिणी ध्रुव की जगह उत्तर में चला गया था, और इसलिए जहां पर पहले लोग बसते थे जमीन थी, समंदर का सारा पानी वहां पर चला गया था, और अब समंदर की जगह जमीन बन चुकी थी। और इस चीज का पता लगने के बाद ये सब लोग हैरान रह गए। एक और भयानक बात रायन ने इन्हें ये बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वो सब मारे गए होंगे। अब मेडिसन इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने आप को केबिन में बंद कर लेती है। खैर, अब ओलिविया यहाँ पर अपने बचे कुचे खाने को इकट्ठा करने लगती है, और रायन सारे बर्थडे के बैलून हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देख ले।
इसके बाद रायन रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे ये थी कि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे रिस्पॉन्स मिलता है। ये रिस्पॉन्स उसे एक कैप्टन ने दिया था और वो भी समंदर के शिफ्ट होने की कहानी जानता था, क्योंकि वो भी रायन की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था। कैप्टन रायन को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो तकरीबन 1 हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे, यानी कि 1 हफ्ते बाद समंदर वापस अपनी जगह पर आएगा और उस वक्त इसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन रायन से कहता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह देखो और वहां पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। ये बात सुनते ही ओलिविया फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। रायन कैप्टन से बोलता है कि आपकी सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज्यादा हैं, तो क्या आप मेरे बच्चों को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी तो रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर रायन कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख लें, इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूंगा। और अब इसलिए कैप्टन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद रायन उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाजा लगाता है और वो अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी कि समंदर का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां तक पहुंचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफर के लिए तैयार थी। तभी रायन देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ इस तरफ ही चला आ रहा है। रायन देखता है कि वो आदमी जख्मी था, इसीलिए उसने उसकी मदद करनी चाहिए। वो उसे पानी भी देता है। उस आदमी ने रायन का पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया कहने के बदले उस पर ही अटैक कर दिया और ये चीज दूर खड़ी ओलिविया भी देख लेती है। वो आदमी अपने पास में पड़े हुए चाकू से रायन पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब अपने हस्बैंड को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन जल्दी से वो बोट के अंदर जाती है और केविन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। इसके बाद वो मेडिसन को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका यूज तभी करना जब बहुत ज्यादा जरूरत हो। अब ये बात कर ही रहे थे कि वो आदमी इनकी बोट तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए ओलिविया बाथरूम के अंदर चली जाती है और यहाँ आकर वो अपने जख्मों को सीना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो किलर इनकी बोट पर छानबीन करना शुरू कर देता है और जैसे ही उसे यहाँ खाना मिलता है वो खाना शुरू कर देता है, जिससे लग रहा था वो पिछले कई दिन से भूखा है। खाना खाने के बाद जब वो ओलिविया को देखने गया तो पाता है कि जहाँ से आवाज आ रही थी वो केविन खाली था। दरअसल ओलिविया बोट में हुए छेद से निकलकर यहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वो ओलिविया को देख लेता है और अब मजबूरी में ओलिविया को उस डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है और वो खुद बोट के नीचे छिप जाती है। हालांकि वैसे तो वो उस किलर को नहीं मिल पाती, लेकिन जब वो अपने डॉग को मरा देखता है तो वो समझ जाता है कि ओलिविया बोट से बाहर है। जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा तो ओलिविया वापस बोट के ऊपर आकर एक टूटे हुए शीशे से अपना रास्ता बनाते हुए फिर से बोट के अंदर आ जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर ओलिविया फिर से उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वो उसे उसके बालों से पकड़कर उसे खूब पीटता है, टॉर्चर करता है और ओलिविया का गला दबाने लगता है। अब वो किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उस किलर से लड़ने लगती है। मेडिसन, जो ये सब केबिन से देख रही थी, उसे याद आता है कि ये फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है, जिससे उस आदमी को तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इनकी बोट जलने लगती है। अब ओलिविया जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए इसी यॉट से बाहर निकल जाती है। अब बोट से निकलते वक्त वो किलर एक बार फिर से ओलिविया पर हमला करता है, लेकिन इस बार ओलिविया उसे लात मारते हुए पीछे गिरा देती है। खैर, बाहर जाने के बाद मेडिसन और ईथन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी जो उनके साथ हो गया था। ईथन अपने आप को दोषी मानता है कि न मैं वो रंगीन गुब्बारे ऊपर छोड़ता और न ये आदमी उन्हें देखकर यहाँ आता। अब यहाँ पर ओलिविया भी अपने पति से लिपट कर रो ही रही थी कि तभी वो देखती है कि वो किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आया था और अब इसीलिए उनके लिए यहाँ पर रुकना सुरक्षित नहीं था। इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे, इसलिए ये एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि शायद उस किलर ने यहाँ इनका पीछा छोड़ दिया होगा। और ईथन यहाँ पर भी रो ही रहा था। मेडिसन उसे हौसला देते हुए पीने के लिए साफ पानी देती है, लेकिन ईथन पानी पीने से भी इनकार कर देता है। अभी ये सब बातें ही कर रहे थे कि ओलिविया ने देखा कि वो किलर अभी भी इनके पीछे ही है। अब इसीलिए ये तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग थक भी चुके थे, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़कर देखते वो किलर इनके पीछे ही होता था। अब ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार भागते रहते हैं और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। हालांकि इन्हें यहां से जाते वक्त कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी ओलिविया अपने बच्चों को यहीं से गुजरने का हुक्म देती है। यहां से निकलते वक्त इनकी हालत खराब हो गई और ओलिविया को एहसास हुआ कि ईथन डिहाइड्रेटेड हो चुका है। इनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थी जो कि इन्होंने ईथन को दी, लेकिन इतने सारे पानी से कुछ कहाँ होने वाला था।
अब यहाँ पर ईथन की बहन मेडिसन हिम्मत हार चुकी थी। उसे बिल्कुल यकीन नहीं था कि वो लोग यहाँ जिंदा रह पाएंगे भी या नहीं। वो अपनी मौत को मान चुकी थी और वो इन दोनों से भी यही करने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया उसे डांटती है कि चुप करो और जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। हम लोग आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। ओलिविया के कहने पर इन लोगों ने फिर से चलना शुरू किया और आगे बढ़ने पर इन्हें एक प्लेन दिखाई दिया जो कि कभी सालों पहले तबाह होकर समंदर में गिर गया होगा। ये लोग उस प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और ओलिविया एक आखिरी बार अपनी फैमिली फोटो देखती है जो कि इन्होंने कल रात ली थी। इस फोटो को देखकर सभी लोग रायन को याद कर रहे थे। रात काफी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे और मेडिसन और ईथन सो चुके थे, लेकिन ओलिविया बेचैन थी। वो प्लेन से बाहर आ जाती है, लेकिन वो पाती है कि रात के अंधेरे में भी किलर ने इनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। किलर भी इसे देख चुका था। यहाँ पर ओलिविया सोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही किलर इसके करीब आता है ये उस पर अटैक कर देती है और इस बार ओलिविया गुस्से में थी। वो उस पर इतने हमले, इतने स्टेप करती है कि उसकी इस बार जान ले लेती है और आखिर किलर से ये खतरा टल जाता है। अब ओलिविया भी सुकून की नींद सोती है। अब अगली सुबह जब ये उठे तो देखते हैं कि किलर की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, जिससे इन लोगों को अंदाजा हो गया कि ये खाली समंदर भी बहुत खतरनाक है। खैर, अब इन्हें वहां तक पहुंचना था जहां पर वो कैप्टन की सबमरीन थी। अब जहां पर ओलिविया अपना मैप देख रही थी, वहां से आगे जाने के लिए ईथन को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो आगे जाकर पास ही के तालाब से पानी पीने लगता है। हालांकि ओलिविया ने उसे यहां से पानी पीने से मना किया था क्योंकि ये तालाब जहरीला था, लेकिन ईथन इतना प्यासा था कि उसने ओलिविया की एक बात न सुनी और ओलिविया को उसका सर पकड़कर पानी से बाहर निकालना पड़ा। अब पानी पीने की वजह से ईथन बीमार हो चुका था, इसलिए ओलिविया और मेडिसन वहां पर एक शेल्टर बनाते हैं जहां पर इन लोगों ने अभी कुछ ही देर आराम किया था कि तभी ओलिविया को यहां पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। बाहर जाकर जब उसने देखा तो बहुत सारे केकड़े इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, जिनसे बचने के लिए इन्होंने भागना शुरू किया और दूर इन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई। ये एक कार्गो शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन कंटेनर्स में ही बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो सभी लोग एक कंटेनर में जाकर खुद को अंदर लॉक कर लेते हैं और ओलिविया कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगती है। वो दरवाजा खोलने की भीख मांगती है। केकड़ों की एक बड़ी भयानक सेना इनके पीछे थी। अब उनसे बचने के लिए ओलिविया और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। अब ओलिविया जैसे ही ऊपर चढ़ती है, क्रैब उसे काट लेता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे हटाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब मेडिसन अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद मेडिसन और ईथन देखते हैं कि वो क्रैब्स उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए और उसके अंदर मौजूद उन लोगों पर इन केकड़ों ने हमला कर दिया। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से इन केकड़ों को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद ज्यादा थी। ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाते। खैर, अब अगली सुबह ओलिविया को होश आया। उसने पाया कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो बुरी तरह से डर गई क्योंकि ये इतनी खतरनाक और बीहड़ जगह थी। वहां कोई भी आसानी से मर सकता था। अब ओलिविया उन्हें खोने के डर से रोने लगती है, लेकिन तभी दूर से उसे मेडिसन और ईथन आते हुए दिखाई दिए, जो कि दरअसल खाने और हथियारों की तलाश में गए थे। खैर, अब यहाँ पर वो केकड़े भी नहीं थे क्योंकि वो आगे जा चुके थे। अब ये देखकर ओलिविया की जान में जान आती है। अब ओलिविया अपने केकड़े के काटे जख्म को ठीक करती है, जबकि ईथन अपने इकट्ठा किए हुए वेपन्स को सेट करता है। खैर, अब इसके बाद ओलिविया उस कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वो बताता है कि मेरे ऊपर भी सी क्रिएचर्स ने अटैक कर दिया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वो ओलिविया को यह भी बताता है कि अब समंदर का पानी वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है और इसीलिए तो ये समुद्री क्रिएचर फिर से यहाँ वापस आ गए हैं। वहीं अब इन लोगों को यह भी नहीं पता था कि उस सबमरीन तक जाने के लिए इन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि सारी भागदौड़ में इनका मैप भी कहीं गिर गया था। इसलिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और ईथन उसे देख लेता है। ये लोग अब तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब इन्हें वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि वहां पहुंचने तक इन्हें एक टॉक्सिक वेस्ट से गुजरना पड़ता, जहां से गुजरते हुए ही ये लोग बीमार हो सकते थे, इनकी जान जा सकती थी। अब के किसी को भी अपनी मां पर शक होने लगा था कि वो इन्हें बचा लेगी, इसलिए मेडिसन अपनी मां से बहस करने लगती है और ओलिविया अपने बच्चों को डांटती है और कहती है कि चलो आगे बढ़ो। और वहां से आगे बढ़ते हुए इनकी किस्मत एक बार और धोखा देती है। वहां पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जहां पर ओलिविया जो सबसे पीछे थी उसके आगे आके एक बड़ा सा पत्थर गिर गया। वो वहीं पर फंस जाती है। अब मेडिसन अपनी मां के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में अपने भाई को बचाओगी, और अब इसीलिए मेडिसन अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब ये लोग सबमरीन तक पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। ये जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक कैप्टन आता है जो कि बुरी तरह से जख्मी था। कैप्टन इन्हें बताता है कि देखो, अब मेरे बचने के चांसेस ज्यादा नहीं है और सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये बात सुनकर मेडिसन जल्दी से वापस पीछे मुड़ी। वहीं ओलिविया की तरफ फिर से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहां पर वो अपनी गन से उन सबको शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं।
अब इससे पहले कोई क्रैब आकर उस पर हमला करता, मेडिसन ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिर उसकी मदद से ओलिविया यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये लोग जल्दी से भागते हुए सबमरीन तक आ जाते हैं। अब ये लोग बिना ज्यादा वक्त गवाए सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और उन भयानक केकड़ों का सैलाब भी इनके पीछे था। और तभी एक बड़ी सी भयानक समुद्री लहर इन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो करीब 100 फीट ऊंची थी, दिखने में भयानक लग रही थी। वो जोरदार तरीके से इनकी सबमरीन से आकर टकराती है, जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। ओलिविया को जब होश आया तो हैरानी की बात थी कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि समंदर की वो बड़ी लहर इनकी सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई थी जो कि तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जमीन से इंसानों का सफाया हो चुका है। और बस यही सीन दिखाते हुए ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अगली शानदार वीडियो में।